बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने टेंसर एनालिसिस के कोर्स में एक वीडियो बनाई थी, लाइन एलिमेंट और मेट्रिक टेंसर। उसी को अब जो है मज़ीद हम आगे चला रहे हैं। वो 44 मिनट्स की वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको एक बार आप देख लें। अब हम चलते हैं द लाइन एलिमेंट एंड मेट्रिक टेंसर, इसको कंटिन्यू मज़ीद आगे करते हैं। तो हमें पता है, एज़ वी नो डैट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो लाइन एलिमेंट है या आर्क लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है डी एस स्केयर इज इक्वल टू डी एक्स का स्केयर प्लस डी वाई का स्केयर प्लस डी जी का स्केयर। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जनरल लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो क्या करेंगे हम, वी ट्रांसफॉर्म इनटू जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जनरल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी। और उसको हमने क्या कह दिया, u1 u2 u3। इनको पावर्स ना समझा जाए, सबस्क्रिप्ट समझा जाए। तो इसके अंदर जो पोजीशन वेक्टर है इस जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर r इज़ गिवन बाय, कि इसका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा। तो पोजीशन वेक्टर किन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, ज़रा सी बात है, वो u1 u2 और u3 के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है जी। अब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, तो इसका डिफरेंशियल क्या है, डी आर इज़ इक्वल टू, अब ये चूँकि u1 u2 u3 सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम किस तरह इसको लिखेंगे, ये बनेगा पार्शल आर ओवर पार्शल u1 डी u1 प्लस पार्शल आर ओवर पार्शल u2 डी u2 प्लस पार्शल आर ओवर पार्शल u3 डी u3। ठीक है जी। अब ये जो पार्शल आर ओवर पार्शल u1, ये जो हमारे पास है, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली और ये वाली, इसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा वन डेल आर बाय डेल u1 है, अल्फ़ा टू जो है वो क्या है, डेल आर बाय डेल u2, और अल्फ़ा थ्री क्या है, ये जो है डेल नहीं है, ये पार्शल है। तो जब जब अगर मैं गलती से डेल बोलूँ तो उसका मतलब पार्शल ही यहाँ पर आपने लेना है। तो पार्शल आर ओवर पार्शल u3। ठीक है जी। तो अब आप देखिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशियल आर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन डी u1 अल्फ़ा टू डी u2 अल्फ़ा थ्री डी u3। ठीक है जी। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जब हमने लाइन एलिमेंट निकाला था पिछली मरतबा भी, तो हमने क्या किया था, हमने कहा था कि डी एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू डी आर डॉट डी आर।
ठीक है जी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेनी है इस, ये जो हमने डिफरेंशियल लिया है पोजीशन वेक्टर का। देखिए डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है, अल्फ़ा वन डी यू वन, अल्फ़ा टू डी यू टू, अल्फ़ा थ्री डी यू थ्री डॉट, सेम दोबारा ठीक है जी। अब आप देखिएगा हम इसको किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा वन, ये डॉट प्रोडक्ट है, डी यू वन और डी यू वन तो हम इसको ले सकते हैं डी यू वन का होल स्क्वायर, फिर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, डी यू वन डी यू टू, उसके बाद प्लस अल्फ़ा वन अल्फ़ा थ्री डी यू वन डी यू थ्री। ठीक है जी, अल्फ़ा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हमने अल्फ़ा टू को करना है, तो प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा वन डी यू वन, ये सॉरी नीचे लिखा गया, और डी यू टू, प्लस अल्फ़ा टू डी यू टू, और ये दो बार है ना तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री डी यू टू डी यू थ्री। लास्ट पे आ जाते हैं, अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा वन डी यू थ्री डी यू वन, अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा टू डी यू थ्री डी यू टू, और लास्ट पे अल्फ़ा थ्री डॉट अल्फ़ा थ्री और डी यू थ्री का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने लिखा है ना डी एस स्क्वायर, यहाँ पर देखें वन वन वन, ओके, फिर टू 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 थ्री थ्री और ये थ्री, तो इसका मतलब है हम इसको वेरिएशन दे सकते हैं आई वेरीज वन टू थ्री। ठीक है जी, और इसी तरह अगर सेकंड वाले को देखें आप तो टू, एक मिनट सॉरी जी, तो यहाँ पर अल्फ़ा वन है, तो वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, इसको भी वेरिएशन दे सकते हैं हम, जे वेरीज वन टू थ्री। अब हमने पहले वाले को वेरिएशन दी आई के मुताबिक, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा आई और दूसरा अल्फ़ा जे, और इसी तरह डी यू आई, क्योंकि आई भी तो, ये भी तो सब्सक्रिप्ट भी तो वेरी कर रही है ना, डी यू आई और डी यू जे। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बात होगी। अब आगे देखिए, अब मेरा भाई हम अपनी आसानी के लिए जो अल्फ़ा आई है डॉट अल्फ़ा जे है, इसको हम लेट कर सकते हैं जी आई जे से। ठीक है, ये हमने लेट किया है। अब ये जो जी आई जे है ना हमारे पास, इनको हम बोलते हैं मीट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है जी, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एस का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं जी आई जे
डी एक्स आई और डी एक्स जे। ठीक है जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर यू हो, यहाँ पर मतलब यानी कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वेरिएबल्स जो हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यू था ना, यू आई और यू जे था, तो मैंने एक्स आई और एक्स जे लिख दिया और समेशन हटा दिया, क्योंकि समेशन कन्वेंशन यही है कि हम समेशन हटा के भी जो है वो बात कर सकते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास यूँ था ना, समेशन आई वेरीज़ 1 to n, एन नहीं था बल्कि 3 था यहाँ पर, और समेशन जे वेरीज़ 1 to 3, ये था जी आई जे, डी यू आई और डी यू जे था। तो मैंने यहाँ पर फ़कत ये किया है कि बुक पे चूँकि यहाँ पर उसने एक्स यूज़ किया हुआ है आगे चल के, और यहाँ पर भी एक्स यूज़ किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स ले आए। एक बात और, समेशन कन्वेंशन क्या है कि ये अंडरस्टूड है कि चूँकि ये हमारे पास वेरी कर रहा है, ये जे भी वेरी कर रहा है, ठीक है, ये डमी इंडेक्स है, और आई भी जो है डमी इंडेक्स है, वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये समेशन इंडेक्स है, और तो हम समेशन हटा भी सकते हैं, यानी कि हम इनको सादा लफ्ज़ों में ये भी लिख सकते हैं जे आई जे, डी एक्स आई और डी एक्स जे, यानी कि ये डी एस स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम इसको जर्नल लिखें तो जो इसकी वेरिएशन है मेरा भाई, आई और जे दोनों की वेरिएशन वो 1 से लेकर n तक है, अगर हम इसको n डायमेंशन में डील करें तो। अब मेरा भाई ये एक हमारे पास थ्योरम है कि प्रूव डैट फॉर एन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम G12 G23 G31। अच्छा एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 1 2 2 1 हो, 2 3 3 2 हो, या 3 1 1 3 हो, एक ही बात है, क्योंकि जो जी आई जे है ये एक सिमेट्रिक है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक टेंसर है, सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर है। कोवेरिएंट क्यों है? क्योंकि इसकी सबस्क्रिप्ट में आई और जे लिखा हुआ है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमने ये साबित करना है कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिफरेंट होंगे, ठीक है, जी आई जे, उनका जो आंसर होगा वो ज़ीरो होगा, और जो सेम होंगे उनका आंसर 1 होगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये कुछ यूँ है कि जी आई जे इज़ इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो 1 आएगा इफ़ आई और जे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी, और इसका आंसर 0 आएगा इफ़ आई और जे इक्वल नहीं होंगे। यानी कि अगर ये देखा जाए तो जो G11 है उसका आंसर 1 होगा, जो G22 है उसका आंसर 1 होगा, जो 33 है उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। और इसी तरह जो डिफरेंट होंगे, जैसे G12 है या हमारे पास 31 है, इन सब के आंसर्स क्या होंगे, 0 होंगे। इन सब के आंसर्स क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसे जैसे G23 है या 32 है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये मैं कहना चाह रहा था। ओके, अब ये थ्योरम है, इसको हमने प्रूफ करना है, तो इसको हम देखते हैं। अब थ्योरम ये कुछ यूँ है मेरा भाई कि जी आई जे अभी हमने साबित किया है कि ये ए आई डॉट ए जे के इक्वल है। ठीक है, और ये ए आई और ए जे जो हैं ये स्केलर्स नहीं है बल्कि वेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट ली, ए आई वैक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ए टू वैक्टर इसका मैग्नीट्यूड, अल्फ़ा टू और अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू का मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान में चूंकि ये ऑर्थोगोनल है तो इनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इसी तरह आप देख लें, G12 का आंसर, G23 का आंसर, G31 का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, यही हमने साबित करना था। अब हम आगे चलते हैं। अब है जी हमारे पास मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट
सिस्टम। ठीक है जी, मीट्रिक टेंसर को हमने डिफाइन करने लगे हैं हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मेरा भाई जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो डैट जो डी एस स्केयर है हमारे पास, वो अभी हमने देखा भी है। कार्टेशियन में क्या होता है, डी एक्स का स्केयर प्लस डी वाई का स्केयर प्लस डी जी का स्केयर। ठीक है जी। अब इसको हमने पिछले लेक्चर में एक अंदाज से देखा था। वो अंदाज क्या था कि डी एस का जो स्केयर है उसका एक फॉर्मूला स्केल फैक्टर्स की सूरत में क्या था, एच स्केयर 1 डी यू 1 का स्केयर, ठीक है जी, एच 2 का स्केयर डी यू 2 का स्केयर, और इसी तरह लास्ट पे एच 3 का स्केयर डी यू 3 का स्केयर। मैं फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने घबराने वाली बात नहीं है, ये हम वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर आप u1 सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, u2 और u3, इसी तरह आप इसको सुपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मेरा भाई हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास कार्टेशियन क्या है, एक्स वाई जी है, इसी तरह सिलेंड्रिकल हमारे पास क्या है, रो थीटा और जी। यानी कि हमारे पास ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रो थीटा और जी के ऊपर। कुछ किताबों में रो की जगह पर आर भी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाम सीरीज़ की बुक में यहाँ पर रो ही है, तो इसलिए मैं रो यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर हम इसके स्केल फैक्टर्स देखें, द स्केल फैक्टर्स आर, सिलेंड्रिकल की बात कर रहा हूँ, स्केल फैक्टर्स आर, एच रो जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो चैप्टर है ना टेंसर से पहला, उसमें ये सारी चीज़ें प्रूफ्ड हैं। तो इंशाल्लाह वो भी जब शुरू किया तो इन चीज़ों को बाकायदा तौर पे हम प्रॉपर जो है प्रूफ करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एच थीटा जो है वो किसके इक्वल है, वो है आर के इक्वल। इसको आर लिखते हैं प्रॉपर, आर के इक्वल। और जो लास्ट पे एच ऑफ जी है ये 1 है, एच जी क्या है, 1 है। ठीक है जी। इसके मुताबिक जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा, अच्छा एक बात मेरा भाई यहाँ पर ये है कि अब ये यूँ हो जाएगा, u1 जो है वो रो का काम करेगा, u2 जो है वो थीटा का काम करेगा, और u3 यहाँ पर जी का काम करेगा। ठीक है जी। ओके, तो इसके मुताबिक जो इसका मीट्रिक टेंसर है वो क्या बनेगा, मीट्रिक टेंसर या लाइन एलिमेंट जो है इसका h1 की जगह पर आ जाएगा 1, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी u1 की जगह पर कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा, यानी कि रो डी रो का स्केयर प्लस h2 की जगह पर r आ जाएगा, और वो स्केयर भी है ऊपर, तो ये r स्केयर, और डी u2 यानी कि डी थीटा, तो डी थीटा का स्केयर। ठीक है जी, प्लस लास्ट पे क्या है u3, यहाँ पर u3 क्या है, z है, और जो h3 हमारे पास यानी कि hc वो कितना है, 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हम खाली क्या लिखेंगे, डी जी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है मीट्रिक टेंसर है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। ओके, अब आगे देखिए ज़रा, अगर हम ये जो हमारे पास मीट्रिक टेंसर आया है, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो लाइन एलिमेंट आया है, इसको अगर हम यूं कहें कि इफ़ x1 जो है वो रो के इक्वल है, x2 जो है ये पावर नहीं है, x2 जो है ये थीटा है, और x3 जो है ये z है।
हमने पहले u1 से इसको इसमें कन्वर्ट किया, अब ये x1 x2 x3 में क्यों कर रहे हैं, इसकी रीज़न आपको थोड़ा सा आगे चल के खुद ही पता चल जाएगी। x1 रो, x2 थीटा और x3 जी है। ठीक है जी, ओके। तो मेरा भाई इसके मुताबिक अभी हमने कहा है कि x1 रो है, x2 थीटा है और x3 क्या है, जी है। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, dx1 का स्क्वायर आर स्क्वायर dx2 का स्क्वायर और dx3 का स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दी। अभी पीछे हम पहले कुछ 2-4 मिनट पहले प्रूफ करके आए हैं कि ds का स्क्वायर किसके इक्वल है, GIJ dxi dxj। ठीक है जी, अब हम जो है इसको ओपन करके लिखते हैं। ठीक है, तो 1-1 जैसे हम मैट्रिक्स में नहीं लिखते, A11 A12 A13 A21 A22 A22 A23, वेयर इज़ A23, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से। यहाँ पर मेरा भाई एक जो है एलिमेंट मिस है, A22 के बाद A23 भी आना है, यानी कि G23 dx2 और dx3, वो आप लिख लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। उसके बाद A31 जैसे लिखते हैं, फिर A32 और A33। ठीक है, इस तरह करके जैसे मैट्रिक्स ओपन होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे हमने इसको ओपन कर दिया। जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका एक बार x1 और इस तरह x3 है तो यहाँ पर x3, इस तरह ही हमने ये ओपन कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 1 और 2 को कंपेयर आप कीजिए। देखो यहाँ पर G11 के साथ क्या है हमारे पास, सॉरी dx1 के स्क्वायर के साथ क्या है हमारे पास, G11, और यहाँ पर dx1 के स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब G11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पर dx1 और dx2 के साथ हमारे पास क्या है, G12, और यहाँ पर वो है ही नहीं सिरे से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह ये भी उधर नहीं है, इसका भी आंसर 0, ये भी नहीं है, इसका आंसर भी 0। और जो मैंने एलिमेंट यहाँ पर मिस किया हुआ है 2-3 वाला, उसका आंसर भी 0। ये 2-2 को देखिए आप, dx2 का स्क्वायर, यहाँ पर dx2 का स्क्वायर, ये G22 है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है। तो आप चेक कर लें G22 का आंसर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है ना कि हमने x1 x2 और x3 की इक्वल इनको क्यों किया। तो जब हमने ये इन सबको कंपेयर किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। अब मेरा भाई हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे A11 A12 A13। तो यहाँ पर चूँकि ये G में है तो G11 G12 G13, इस तरह ये सारा लिख दिया। वैसे मेरा भाई शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि ये जो टेंसर एनालिसिस है, ये असल में मैट्रिसेस और वेक्टर्स और स्केलर्स, इनकी जनरलाइजेशन है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया, ये मतलब मैट्रिक्स बन गया किसका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, यानी कि मीट्रिक टेंसर जो है ना, अगर इसको हम यूं एक मैट्रिक्स की फॉर्म दें तो ये इसका मैट्रिक्स बनता है। ओके, जिस तरह मेरा भाई हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक मैट्रिक्स बनाया है, ऐसे ही हम स्फेरिकल के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी अब हम बात करते हैं। तो मेरा भाई ये है मीट्रिक टेंसर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जैसे कि एज़ वी नो डैट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हम साबित करके आ चुके हैं कि ds स्क्वायर जो है वो dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर, dz का स्क्वायर। सेम जैसे मेरा भाई हमने स्फेरिकल इसके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए किया है, ऐसे हम स्फेरिकल के लिए भी करेंगे। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स द स्केल फैक्टर्स आर, वहाँ पर स्केल फैक्टर्स थे हमारे पास, h रो था, ठीक है, h थीटा था और h जी था। यहाँ पर एच आर है, h थीटा है और h फाई क्यों है, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके ऊपर बेस कर रहा है, आर थीटा और फाई के ऊपर। ठीक है जी, तो एच आर यानी कि स्केल फैक्टर जो है आर के मुताबिक वो 1 है, थीटा के मुताबिक आर है और फाई के मुताबिक आर साइन थीटा है। मैं एक मरतबा फिर बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 7 में ये सारी चीज़ें प्रूव्ड हैं, लेकिन चूंकि हम अब यहाँ पर उनको प्रूफ नहीं कर रहे बल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास जैसे मैंने पिछले सिलेंड्रिकल में कराते हुए भी बताया कि ds स्क्वायर जो है इसको स्केल फैक्टर्स की मदद से यूँ लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अब h स्क्वायर 1 इसकी वैल्यू पुट कर दी, h2 स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसी तरह h3 स्क्वायर
इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो आर साइन थीटा था, स्क्वायर की वजह से आर स्क्वायर साइन के थीटा हो गया और डी फाई का स्क्वायर। u1 का मतलब यहाँ पर आर है, u2 का मतलब थीटा है और u3 का मतलब फाई है। तो इसके मुताबिक ये वैल्यू हमने लिख दी, ये वाली वैल्यू। अब सेम जैसे पिछले में मैंने कहा था कि अगर हम आर को x1 कहें, थीटा को x2 कहें और फाई को x3 कहें, वहाँ पर हमने रो थीटा जी लिया था, यहाँ पर आर थीटा और फाई है ड्यू टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। तो मेरा भाई इसके मुताबिक ये क्या बनेगा, आर की जगह पर x1 आ जाएगा, थीटा की जगह पर x2 आ जाएगा और फाई की जगह पर x3 आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहा। ऑल्सो डी एस का स्क्वायर, ये हमारे पास वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, क्या कि प्रूफ किया है कि जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। ठीक है जी, ये क्या है, एक हमारे पास मीट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है जी, और ये मेरा भाई जो टेंसर है ये कोवेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 2। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जी आई जे लिखा हो या जी जे आई लिखा हो, ये सेम ही बात है। ठीक है, ओके। और इसमें एक और खूबी ये है कि ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सेम सेम होते हैं उनका आंसर जो है वो 1 देता है और जो डिफरेंट होते हैं उनका आंसर 0 दे देता है। ठीक होगी बात। और हमें पता है कि जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तीनों के तीनों ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो हमें वो बाकी वैल्यूज़ लिखनी ही नहीं पड़ती जो डिफरेंट होती हैं। बार कैफ जैसे पिछले में हमने सिलेंड्रिकल में इसको जो ओपन किया, यहाँ पर भी इसको ओपन करते हैं यूँ ही, G11 G12 G13 G21 G22। देखें यहाँ पर मैंने वो एलिमेंट लिखा है, पिछले में नहीं लिखा था, G23 G31 G32 और G33। ठीक है जी, 1 है तो dx का स्क्वायर हो जाएगा, 1 है तो इसी तरह dx1 dx2, और ये मेरा भाई हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, बस आप कंपैरिजन करवाएं dx1 के स्क्वायर का, इधर इसका एलिमेंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इधर इसका कोफिशिएंट G11 है, तो आप चेक कर लें इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है जी, और उसके बाद जो G12 है चूँकि वो डिफरेंट है, 0 आ गया। G13 G21 G22 सेम कंपैरिजन करवाया जैसे पीछे कंपैरिजन। जैसे G22 को आप देख लें, यहाँ पर G22 के साथ क्या है ये, और यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर, तो आप चेक कर लें G22 का आंसर कितना आ गया, आर स्क्वायर। G33 को देखिए ज़रा, G33 इधर G33 है dx3 का स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर आर स्क्वायर साइंस के थीटा है, तो आप चेक कर लें आर स्क्वायर साइंस का थीटा आ गया। तो मेरा भाई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, यानी कि मीट्रिक टेंशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखा तो वो ये बना 1 0 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक बात ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा था, शायद इधर मिट गया है, वो ये लिखा था कि ये बात जो मैंने लिखा था ना, जी आई जे इज़ इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे, ऐसा हमेशा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये जो डिफरेंट के लिए हमेशा इसका आंसर 0 आएगा ये ज़रूरी है। ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इन जनरल बात ट्रू है कि जी आई जे का आंसर जो है वो 0 आएगा अगर आई और जे डिफरेंट होंगे, जैसे कि 1 2 1 3 2 1 2 3, इन सब का आंसर 0 आएगा। और जो अगर आई और जे सेम हो तो उनका आंसर 1 आ भी सकता है और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर G22 का आंसर आर स्क्वायर आया, G33 का आंसर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बात हो गई। तो मेरा भाई लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है, तकरीबन 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। तो अभी हमने क्या किया है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म, उसका मीट्रिक टेंसर, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म, उसका जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मीट्रिक टेंसर, ये हमने सारी चीज़ें देखी। और पिछले लेक्चर को हमने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया। तो इंशाल्लाह ताला जो है अगले लेक्चर में हम रेसिप्रोकल टेंसर, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टोफर सिंबल, उसको जो है हम शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी अच्छी सजेशंस दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।